Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कब इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बैलेंस शीट है हमारी उसमें जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ मेंशन्ड हैं उनकी जो वैल्यू हो वो करेक्ट हो, यानी वो उनमें जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ मेंशन है वो एक्चुअल वैल्यू पे ही लिखी हो। क्योंकि आपको पता है जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो एसेट्स पे उसका राइट आ जाता है और लायबिलिटीज़ की तरफ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी अब ये जो बैलेंस शीट है फ्यूचर में उसकी बैलेंस शीट भी होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू पे ही मेंशन्ड हो। बट कई बार क्या होता है कि जो बैलेंस शीट वैल्यू है, यानी जो बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। सपोज बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू है 1 लाख बट बैलेंस शीट में लिखी हुई है 50,000। सो ठीक है, डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, रीवैल्यू। क्या किया जाता है बच्चे, रीवैल्यू, ताकि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो सही अमाउंट पे नोट डाउन की जाएं, सही जो उनकी वैल्यू है वो दिखाई जाए। रीवैल्यू मतलब दोबारा उनकी क्या करनी है, वैल्यू करनी है। ठीक है बच्चे, तो जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो हम क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है वो डिफरेंट होती है और हमें क्या करना है, हमें तो एक्चुअल वैल्यू ही दिखानी है। क्लियर है। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि ना तो पार्टनर इसकी वजह से बेनिफिट हो पार्टनर को, जो नया पार्टनर आ रहा है, ना ही वो सफ़र करे। ये ना हो कि हमने एसेट्स बहुत कम वैल्यू पे दिखा रखी हैं, उसकी वजह से क्या होगा, नए पार्टनर को बेनिफिट हो जाएगा, और ये ना हो कि हमने एसेट्स को बहुत ही ज़्यादा दिखा रखा है जिसकी वजह से नए पार्टनर को नुकसान हो जाए। क्लियर है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ना तो नया पार्टनर जो वैल्यू है, जो वैल्यू में डिफरेंस है, उसकी वजह से उसको सफ़र करना पड़े, ना ही उसको बेनिफिट हो। क्लियर है। अब इतना आपको क्लियर है कि जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें एक्चुअल वैल्यू ही दिखाई जाए। अब क्वेश्चन ये है, ये कैसे किया जाएगा। तो सभी एसेट्स को रीवैल्यू करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी एसेट्स की जो रीवैल्यूएशन है वो किसकी हेल्प से की जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेम से क्लियर है, रीवैल्यूएशन यानी अगेन वैल्यूएशन, दोबारा से आप क्या कर रहे हो, सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर रहे हो। ठीक है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात है। क्लियर है बच्चे। अब ये जानते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। तो अगर हम बात करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। यानी यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यानी अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते टाइम कोई प्रॉफिट होगा तो वो क्या किया जाएगा, क्रेडिट, और अगर यानी फ़ायदा होगा तो क्रेडिट,
और अगर नुकसान होगा तो क्या किया जाएगा, डेबिट। क्लियर है? इफ देयर इज लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन इट विल बी डेबिटेड, और इफ देयर इज प्रॉफिट ड्यू टू रिवैल्यूएशन इट विल बी credited, because debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. ओके बच्चे, सो इन कंक्लूजन जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो हमें अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना है, ताकि जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें सारी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो करेक्ट वैल्यू पे शो करें। और उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे एक अकाउंट की हेल्प से किया जाएगा। कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। और अगर हम बात करें रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, यानी जब भी कोई नुकसान होगा तो डेबिट किया जाएगा और अगर फ़ायदा होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है? होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा चेंज। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? ध्यान से सुनना, क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? चेंज। मतलब जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज आएगा, यानी एसेट्स इंक्रीज होगा एसेट्स में या डिक्रीज होगा, या लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हम किस में नोट डाउन करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और एक और चीज़, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी वो भी हम किस में नोट डाउन करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन रीवैल्यूएशन अकाउंट में नोट डाउन नहीं की जाएगी। तो दो चीज़ें दिखाएंगे हम इसमें, चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्लियर है बच्चे? और इन सब से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का, बिकॉज ये बैलेंस शीट किसकी? अभी फिलहाल ओल्ड पार्टनर्स की। क्लियर है? और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनकी पुरानी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, सबसे पहले आप लिखोगे ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे कोई भी डेट नहीं लिखनी है आपको, ध्यान रखना। ये एक लेजर अकाउंट है। 4 कॉलम्स बनेंगे बच्चे यहाँ पे, 2 साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट। और अभी हमने बात की कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या नोट डाउन करेंगे? चेंज और अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चेंज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। एसेट में अगर इंक्रीज हुआ, यानी एसेट जो है बैलेंस शीट में गिवन है बिल्डिंग 40,000 और एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू है वो है 1 लाख। तो यानी एसेट में क्या है? इंक्रीज इन एसेट। और मुझे बताओ, इंक्रीज इन एसेट, एसेट में इंक्रीज हमारा फ़ायदा है या नुकसान है? ऑब्वियसली फ़ायदा है कि बैलेंस शीट में पहले हमने दिखाया था 40,000, बट अब एक्चुअल में कितना है? 1 लाख। तो ये हमारा क्या है? फ़ायदा है। तो ये हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। जो भी फ़ायदा होगा वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। और जो भी नुकसान होगा वो कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। ठीक है बच्चे? बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में हम अपना लॉस लिखेंगे और क्रेडिट में हमारा इनकम्स लिखेंगे, प्रॉफिट्स लिखेंगे। ओके? बिकॉज ये कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर। सेकेंड देखो बच्चे, एसेट में डिक्रीज। अगर एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आती है, डिक्रीज आता है, यानी फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है 40,000 फर्नीचर की, बट एक्चुअल में फर्नीचर की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू गिवन है 30,000, यानी देयर इज अ रिडक्शन इन एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब मुझे बताओ, एसेट की वैल्यू में रिड्यूस आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है? नुकसान। तो कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर है?
अब नेक्स्ट है बच्चे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज, सपोज आपने बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं 50,000 के, बट आपको बाद में पता लगता है कि 10,000 के तो ये जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कितने की हैं, 60,000 की। इंक्रीज़ हो गया लाइबिलिटीज़ में। अब बताओ लाइबिलिटीज़ किसको अच्छी लगती हैं, लाइबिलिटीज़ तो आपको देना है ना, तो अब बताओ ये नुकसान है या फ़ायदा है, नुकसान। तो अगर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, ये हमारे लिए क्या है, नुकसान है, तो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। क्लियर है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में रिडक्शन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं बैलेंस शीट में 10,000 के, बट एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी एक्चुअल वैल्यू रह गई 8,000, तो डिक्रीज हो गया। तो बताओ ये आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है। पैसे देने थे 10,000 किसी को और अब पता लग रहा है 8,000 देने हैं, तो क्या है, फ़ायदा। तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। क्लियर है बच्चे। तो जो भी चेंज होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में वो किस में नोट डाउन किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और जो भी चेंज हुआ है, जो भी उससे फ़ायदा है वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और जो भी नुकसान है वो आ जाएगा डेबिट साइड में। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि क्या नोट डाउन किया जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी। अगर कोई एसेट और लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है बैलेंस शीट में, तो हमारा मोटिव क्या है कि जब भी पार्टनर एडमिट हो रहा है तो बैलेंस शीट में सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ शोन की जाए। बट अब आपको पता लगता है कि एक एसेट आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, आपके पास एक एसेट पड़ी है और रिकॉर्ड ही नहीं की, ये तो लॉटरी है, ये तो बहुत फ़ायदे की बात है ना कि एसेट रिकॉर्ड नहीं की थी तो अब रिकॉर्ड कर लो, तो फ़ायदा है। तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। और ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की थी, आपको किसी को देना था और आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये आपके लिए क्या है, नुकसान है, लॉस है, तो क्या होगा, डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। होप आपको ये क्लियर होगा। तो रीवैल्यूएशन में हम दो चीज़ें नोट डाउन करेंगे, चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। उसके बाद अब हम इस चेंज से जो भी हमने एसेट्स को रीवैल्यू किया है उससे जो प्रॉफिट या लॉस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो हम बैलेंस निकालेंगे, हम इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट, बिकॉज फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, नुकसान कम है, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, बिकॉज अभी ये बैलेंस शीट फिलहाल किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, यानी नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है, तो क्या हो जाएगा, लॉस। और ये जो लॉस है वो इस साइड आ जाएगा, और अब लॉस भी किसका है, पुराने पार्टनर्स का, तो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो हमारा मेन मकसद यही होता है रीवैल्यू करने का कि ये जो डिफरेंस है बैलेंस शीट वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में, इससे जो भी बेनिफिट या जो भी लॉस है वो किस में रहे, ओल्ड पार्टनर्स में रहे। और जब भी नया पार्टनर एडमिट हो तब बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो। क्लियर है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ये ध्यान रखना। होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट अब क्लियर है। अब अगर हम एंट्रीज़ की बात करें तो एंट्रीज़ बहुत इजी हैं। अब एंट्रीज़ कैसे पास होंगी, देखो बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और ये सारे अमाउंट्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो अगर देखो, अगर हमें एंट्री पास करनी है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो एंट्री क्या हो जाएगी,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और अगर यही बात करें इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी होगी। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्लियर है। ऐसे ही अब इस साइड की एंट्रीज क्या हो जाएंगी, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, डेबिट क्या हो रहा है, एसेट। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट की बात करें तो क्या हो जाएगी एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज की क्या होगी, जो भी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट की अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्लियर है बच्चे। इसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस की भी एंट्री पास हो जाएगी। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्लियर है। होप आपको ये क्लियर होगा। तो एंट्रीज की बात करें तो इस तरीके से आपकी एंट्रीज पास हो जाएंगी। एक बार आपने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उससे एंट्रीज पास करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार हम क्वेश्चन करेंगे, ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।